वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 30 जनवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। द हिंदू में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। पहला आर्टिकल सबसे पहले तो गवर्नमेंट को मल्टीपल फ्रंट्स पर क्रिटिसाइज करता है, लेकिन सरकार का जो अप्रोच है स्पेंडिंग ना कम करने का, उसको लेकर ये गवर्नमेंट को अप्रिसिएट भी करते हैं। फिर ये बताते हैं कि सरकार को जो अभी नया बजट आने वाला है उसमें किन किन सेक्टर्स में अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल कवर करेंगे। ये आर्टिकल साइंस के ऊपर दो लोगों के कंट्रीब्यूशन को लेकर है, जहां पर एक व्यक्ति एस्ट्रोफिजिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, जबकि जो दूसरे व्यक्ति हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं साइंस के सोशल एरेना में यूज को। तो इस पर भी बात करेंगे। और एक एक्स्ट्रा आर्टिकल हम अभी जो नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहले आर्टिकल को जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो अभी कोरोना वायरस जो पेंडेमिक आया उसकी वजह से काफी ज्यादा ह्यू एंड क्राई मचा, अफरा तफरी हुई, कई तरीके की असुविधाएं हुई। कोविड-19 का जो इंपैक्ट है, जो लॉकडाउन की वजह से भी क्रिएट हुआ, उसे हम कई सारे फ्रंट्स पे समझ सकते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वहां पर, लाइक उसका जो इंपैक्ट हमारे जीडीपी पर रहा, स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस पर रहा, इंडस्ट्री एक्टिविटीज पर रहा, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि इसने किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित किया है। कोविड-19 ने लोगों की आय को डिस्ट्रॉय कर दिया, सोशल फैब्रिक को बिल्कुल तोड़ दिया, बिखेर दिया। और कोविड-19 की वजह से हमारी सोसाइटी में मैसिव इनइक्वालिटी देखी जा रही है, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में। हैव्स ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनके पास आजीविका के लिए पर्याप्त साधन हैं, और हैव नॉट्स ऐसे लोग जो गरीब हैं, जिनके पास आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया की इकोनॉमी है, अगर उसके लिए हम कोई बजट प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो हमें इन सभी फैक्टर्स को संज्ञान में लेना चाहिए। कोविड-19 का जो स्प्रेड है वो काफी तेजी से फैला, उसके बाद कई सारे देशों ने इसके जो इल इफेक्ट्स थे उसको फेस किए। हम ऐसा मान सकते हैं कि इंडिया ने काफी बेहतर किया, लेकिन मल्टीपल फ्रंट पर हम पीछे रह गए या फिर असफल हुए। वो फ्रंट्स कैसे हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यहां पर बताए जाएंगे राइटर के द्वारा। पहला, इंडिया में जो लॉकडाउन लगाया गया उसे और अच्छी तरीके से प्लान किया जा सकता था। इंडिया की सिचुएशन बाकी कंट्रीज से काफी डिफरेंट है। यहां पर माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या बहुत ज्यादा है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं। इनफॉर्मल वर्कफोर्स भी बहुत ज्यादा है और लेबर मार्केट में डिस्ट्रेस आ सकता है। इन सभी फैक्टर्स को संज्ञान में लिया जा सकता था। दूसरी बात कि सरकार फिस्कल एड पैकेज कुछ इस प्रकार से दे सकती थी कि जो स्ट्रगलिंग फैमिलीज हैं उनको राहत मिले। सरकार ने जो इस फ्रंट पर किया वो इनफ नहीं था। तीसरा, आरबीआई वैसे तो पूरा प्रयास करती रही कि मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो बना रहे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। चौथा, जो इकोनॉमिक डेस्परेशन का साइन है वो आप इस तौर पर भी देख सकते हैं कि मनरेगा में काम करने वाले लोगों की जो संख्या है वो भी बढ़ी है और मनरेगा में काम मांगने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। यह संख्या 120 मिलियन लोगों की है 2020-21 में। पिछले साल के कंपैरिजन में यह 53% ज्यादा है। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना हाई लेवल का डिस्ट्रेस है। जो क्लेम किए जा रहे हैं कि इकोनॉमी वी शेप में रिकवर करेगी, मतलब इकोनॉमी नीचे जाएगी देन ऊपर आ जाएगी, ऐसा खैर अभी तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो काफी तेजी से ऊपर गया। स्टॉक मार्केट में अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 50 कंपनीज का ब्यौरा देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि महज इन कंपनीज ने $40 बिलियन की एडिशनल वेल्थ जनरेट की है। कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि जो एक्सेस लिक्विडिटी पंप की गई सेंट्रल बैंक्स के द्वारा वो एसेट मार्केट में चली गई और उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक उछाल देखा गया। छठा पॉइंट ये है, एसेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जो सप्लाई शॉक है वो भी इंडिया फेस कर रहा है बिकॉज कई सारी कंपनीज लॉस में गई हैं, तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं आ पा रही है। इसकी वजह से कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी देखा जा रहा है, यानी कि चीजों में महंगाई भी देखी जा रही है। जो आरबीआई है इससे उसकी एक्टिविटीज पर भी चेक लगेगा। वो अभी तक लगातार इंटरेस्ट रेट को डाउन करते गए ताकि मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि पैसे के फ्लो को बनाए रखा जाए। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ा
तो वो या तो इस प्रक्रिया को रोक देंगे या एटलीस्ट पॉज कर देंगे, जो कि अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की जो मीटिंग हुई थी उसमें देखा भी। सातवां पॉइंट, इन सभी प्रॉब्लम्स में हम ऐसा फील कर सकते थे कि जो एक्सटर्नल सेक्टर है हमें वहां से मदद मिल जाएगी, हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़िया होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पर भी एक इनवर्ड ट्रेंड ऑप्ट किया है। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर वर्क कर रहे हैं कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, ताकि जो हमारा इंपोर्ट है वो रुके और एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसमें तो समय लगेगा, लेकिन इंपोर्ट तो रुक रहा है, मतलब जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आठवां पॉइंट, हर परिवार को चलने के लिए एक बेसिक मिनिमम इनकम चाहिए होती है। कोविड-19 की वजह से वो उनके हाथों से छिन गई। मिलियंस ऑफ द फैमिली पॉवर्टी में चली गई। 12 मिलियन एडल्ट्स ने जो लेबर फोर्स मार्केट है उससे ड्रॉप किया, मतलब उन्हें जॉब नहीं मिल रही। अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेक्टर में भी हाई है, मतलब लोगों के पास जॉब्स नहीं है। तो मल्टीपल फ्रंट पर हमें निगेटिव्स देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट के फ्रंट से। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ निगेटिव है, कुछ पॉइंट्स हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। सरकार का जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है, ये सच्चाई है। सरकार ने उम्मीद ये की थी कि उन्हें 2020-21 में 16 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। केवल 7 लाख करोड़ ही कलेक्ट हो सके, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन फिर भी सरकार ने जो अपना एक्सपेंडिचर का प्लान बनाया था दैट वाज अबाउट 30 लाख करोड़, उसमें कहीं कोई कमी नहीं की। सरकार अपने एक्सपेंडिचर को जो उन्होंने टारगेट किया था उसे भी पूरा किया, इवन वो उसे एक्सीड भी कर गए हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है कि सरकार ने इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए डिस्पाइट लो रेवेन्यू अपने एक्सपेंडिचर में कहीं कोई कमी नहीं की, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम फिस्कल डेफिसिट की चिंता करें। अब ये एक ऐसा समय आ गया है जहां पर हमें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करवाना है, जिसके लिए फिस्कल स्टिमुलस या फिर गवर्नमेंट की ओर से एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है। और क्या करना चाहिए? देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक ने, मतलब यहां पर बात यह है कि नया बजट आने वाला है तो सरकार को किन फ्रंट्स पर पैसे खर्च करने चाहिए। कोविड-19 पेंडेमिक ने यह तो दिखा दिया कि हमारा हेल्थ इंफ्रा कितना बदतर स्थिति में है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसका बजट इंक्रीज होना चाहिए। वो अभी 70,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का 2% है। इसे कम से कम 1 लाख करोड़ का होना चाहिए। दूसरा, चाइनीज एग्रेशन हम देख रहे हैं लास्ट ईयर से। अगर हम कहीं पर भी कमजोर साबित हुए तो हम एक वॉर इनवाइट करेंगे। ऐसी कंडीशन में हमें खुद को तैयार और मजबूत रखना होगा, तो हमें डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पर भी खर्चा करना होगा। गवर्नमेंट को डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए, जो कि अभी हमारे नॉमिनल जीडीपी का महज 1.6% है, उसे बढ़ाकर 3% तक लाना चाहिए। आने वाले समय में इस बात को भी हमें संज्ञान में लेना चाहिए कि हमारा जीडीपी का जो साइज है वो भी गिरेगा, तो 3% कंपैरेटिवली कम निकलेगा, बट हमें वो खर्च करना चाहिए। तीसरा, सरकार को पब्लिक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो पैसे हैं उन्हें खर्च करने चाहिए, ताकि जॉब्स क्रिएट हो और डिमांड में एक स्टिमुलस मिले। लोगों के पास पैसे होंगे तो वो डिमांड करेंगे, तब ना सप्लाई होगी, तब ना कंपनीज प्रोडक्शन करेंगी। चौथा पॉइंट, कि जो गवर्नमेंट का पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इससे हमें ऑन द स्पॉट तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इसका रिजल्ट हमें धीमे धीमे मिलेगा। जॉब्स क्रिएट होना या फिर लेबर फोर्स मार्केट का एक्सपेंड करना, दैट विल टेक टाइम, लेकिन हमें लोगों को राहत तुरंत देनी होगी। इसके लिए सरकार एक बेसिक इनकम सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर सकती है। कम से कम जो हाफ ऑफ द इंडियाज फैमिलीज हैं जो लर्च में हैं, प्रॉब्लम में हैं, कम से कम 6 महीने के समय के लिए उन्हें एक बेसिक इनकम सरकार की ओर से दिया जाए, ताकि वो खुद को एक बेहतर स्थिति में ला सकें। तो कुछ अच्छे सजेशंस दिए गए हैं आर्टिकल के द्वारा। जो बजट है जो मंडे को प्रेजेंट किया जाएगा वो रूटीन बजट जैसा नहीं होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट, इंटरनेशनल रेटिंग्स में गिरावट, अब यह समय नहीं है कि हम इन सब चीजों की चिंता करें। हम डीप डिस्ट्रेस में हैं, हमें इससे बाहर निकलना होगा। उम्मीद करते हैं कि सरकार एक अच्छा बजट प्रस्तुत करेगी जो हमारी इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। तो यह पूरा आर्टिकल हमने यहां पर कवर किया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। आप इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। देखिए, सी सुब्रमण्यम, जिन्हें पॉपुलरली सीएस के नाम से भी पुकारा जाता है, वो एक फ्रीडम फाइटर रहे थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन रहे थे। उनका यह मानना था कि साइंस का इस्तेमाल इंसानियत को आर्थिक आजादी देने में किया जाना चाहिए, मतलब साइंस का इस्तेमाल सोशल एरेना में किया जाए।
आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, इसी उद्देश्य से यह आर्टिकल लिखा गया है। लेकिन राइटर एक और साइंटिस्ट का यहां पर जिक्र करते हैं। ये कहते हैं कि 1910 काफी इंपॉर्टेंट साल था साइंस के लिए। दो बहुत ही ग्रेट इंडियन स्टार्स ने उस साल जन्म लिया। एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर एस चंद्रशेखर और दूसरे सी सुब्रमण्यम। अब देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को एस सी और सी सुब्रमण्यम को सी एस से पुकारा जाता है। मतलब ये दो लोग जो साइंस के फील्ड में उनका एक अलग विचार है, उसको लेकर 1910 में पैदा होते हैं। अब देखिए, यहां पर जो एस चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने ब्लैक होल्स और स्टार्स की इवोल्यूशन के बारे में बात की, उनका कंपैरिजन मिस्टर सुब्रमण्यम के साथ किया गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर, जब इनका नाम लिया जाता है तो आपके मन में एक कॉन्सेप्ट जरूर आ जाता है, दैट इज चंद्रशेखर लाइन, जिसके लिए एस चंद्रशेखर जी को याद किया जाता है। चंद्रशेखर लाइन ये थी क्या, मैं आपको यहां से बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूं। ये स्टार्स के इवोल्यूशन के बारे में है या उनके खत्म हो जाने के बारे में। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। यह नियम केवल इंसानों पे नहीं बल्कि यूनिवर्स में स्थित तारों पर भी लागू होता है। चंद्रशेखर जी के अपने सिद्धांत के दिए जाने के पहले जो मान्यता थी, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। स्टार्स जो चमकते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से चमकते हैं। जो एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए उनके पास एक फ्यूल होता है, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये हाइड्रोजन स्टार के पास असीमित मात्रा में नहीं होता, मतलब वो खत्म होता है। एक समय ऐसा आता है जब तारे के पास जो भी हाइड्रोजन है वो समाप्त हो जाता है हीलियम में कन्वर्ट होके। फिर उस तारे में जो हीलियम बचता है वो हीलियम उस तारे के कार्बन के साथ फ्यूज होता है, फिर ऑक्सीजन के साथ फ्यूज होता है। रिजल्टेंट एक मेटल का कोर तैयार हो जाता है या आयरन कोर। वो तारे के भीतर होता है, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो तारे को अपनी ओर खींचने लगता है, अपने खुद के तारे को, और धीमे धीमे वो तारा अपने कोर की ओर कोलैप्स होने लगता है और उसका साइज छोटा होने लगता है। लेकिन जब इस तारे का कोर इस तारे को अपनी ओर खींच रहा होता है तो उसके भीतर से एक जो उसके एटॉम्स हैं वो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। एक ऐसा समय आता है कि जब ये अंदर के एटॉम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और तारे का जो कोर का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है। ऐसी कंडीशन में तारा स्टेबल हो जाता है, थोड़ा छोटा लेकिन सफेद रंग का चमकता हुआ व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। ऐसी मान्यता थी चंद्रशेखर जी के अपने सिद्धांत को देने से पहले। लेकिन जब चंद्रशेखर जी इस पूरे पिक्चर में एंट्री करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि हर तारा जिसका हाइड्रोजन खत्म हो जाए वो कोलैप्स करके व्हाइट ड्वार्फ ही बन जाए। तो साइंटिस्ट ने कहा फिर क्या होता है? बोले क्या हो अगर इस तारे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो तो इसके भीतर जो कोर बनेगा वो भी बड़ा बनेगा और इस कोर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसके अंदर के एटॉम जो बाहर की ओर फोर्स लगाएंगे वो कभी भी इसके अंदर की ओर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा और ऐसी कंडीशन में यह तय है कि यह तारा कोलैप्स करेगा ही करेगा। तो साइंटिस्ट ने पूछा कि तारा कितना बड़ा हो कि ऐसा होगा, इसकी कोई लिमिट तो होगी ना? उन्होंने कहा बिल्कुल है। अगर कोई तारा हमारे सन के मास से 1.4 टाइम्स से ज्यादा मास रखता है तो वो कोलैप्स करेगा ही करेगा, वो व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर उसका मास हमारे सन के मास से 0.7 से 1.4% के बीच में है तो वो तारा व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने कहा चलिए मान लिया कि तारे का साइज अगर हमारे सन के साइज के 1.4 टाइम्स से ज्यादा है तो वो तारा कोलैप्स कर जाएगा। तो इससे क्या होगा? बोले इससे एक एक्सप्लोजन होगा, वो तारा ब्लास्ट कर जाएगा। ऐसे एक्सप्लोजन को कहा जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो फिर पूछा गया कि एक्सप्लोजन हो गया, अब क्या होगा? बोले अब दो कंडीशन बन सकती है, या तो वो तारा न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार बहुत छोटे होते हैं, कई बार तो 20 से 30 किलोमीटर के होते हैं लेकिन हाई डेंसिटी के होते हैं, या फिर वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तारों के इवोल्यूशन में एक नया आयाम तय किया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने, और उन्होंने जो ये लिमिट बताई 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन, इसे ही चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है, जिसने कुछ नए डायमेंशंस क्रिएट करे एक तारे के नष्ट होने को लेकर। यहां पर देखिए कंपेयर किया गया है डॉक्टर जो चंद्रशेखर जी हैं उनको मिस्टर सुब्रमण्यम के साथ। मिस्टर सुब्रमण्यम का जो फोकस था वो साइंस के इस्तेमाल को सोशल एरेना में लेकर था। उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक बहुत ही की रोल प्ले किया था।
वो चाहते थे कि साइंस का इस्तेमाल सोसाइटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाए। वो साइंस फॉर ह्यूमैनिटी की बात किया करते थे। तो ये दो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने अलग अलग फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जब हम एक ऐसी कंडीशन में थे जहां पर शिप टू माउथ स्टेटस था, मतलब जहाजों से हम अनाज को आयात करते थे और फिर खाते थे, और उस समय इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो पाएगा फूड में, ये एक बहुत दूर की बात लगती थी। लेकिन हमने ना केवल इस टारगेट को अचीव किया बल्कि सस्टेन भी किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडिया में किस तरीके से सोशल एरेना में किया जाए, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा मिस्टर सुब्रमण्यम जी का। वो इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते थे। वो कहते थे इकोनॉमिक फ्रीडम 4 चीजों पर रिलाई करती है, 4 ई पर: एजुकेशन, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और एम्पावरमेंट। ये सब लाइंस याद रखा करिए, ये मीन्स में लिखने के काम आते हैं। नेशनल एग्रो फाउंडेशन उनके 90th बर्थडे पर स्टैब्लिश किया गया था, जिसने 21 साल की जर्नी अपनी पूरी कर ली है। ये एक प्रकार का फार्मर सेंट्रिक प्रोग्राम है। आज उनकी 111th बर्थ एनिवर्सरी है मिस्टर सुब्रमण्यम जी की। आज इंडिया 1 साल पूरा कर चुका है जब इंडिया में पहला कोविड-19 का केस केरला में रिपोर्ट किया गया था। जो कोविड-19 है उसने इंडिया में कई सारे लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे ढकेल दिया है। तो जो मिस्टर सुब्रमण्यम जी को एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी वो यही होगी कि हम उन गरीब लोगों को राहत दे सकें और जो साइंस है उसका इस्तेमाल लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफस्टाइल है, उसे बेहतर करने के लिए कर सकें। तो अब आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि नेपाल के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में है। आप इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। इसके पहले कि हम आर्टिकल पर चलें, सबसे पहले आप एक बेसिक बैकग्राउंड समझ लीजिए। 2017 में इलेक्शंस हुए नेपाल में, तो 2 पार्टीज ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी थी। एक फ्रैक्शन था माओइस्ट और दूसरा था मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। जो माओइस्ट फ्रैक्शन था उसके लीडर थे प्रचंडा, जबकि जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फ्रैक्शन था उसके लीडर थे केपी शर्मा ओली। तय यह हुआ कि 2.5 साल केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, जबकि 2.5 साल प्रचंडा प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अभी 2.5 साल बीत चुके हैं। केपी शर्मा ओली जो 2.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहने वाले थे वो पूरा हो चुका है। संभवतः वो नहीं चाहते कि अब बाकी के 2.5 साल प्रचंडा प्राइम मिनिस्टर बने रहें। और भी कई तरीके के विवाद रहे केपी शर्मा ओली और प्रचंडा के बीच में। आप इक्वेशंस को अच्छी तरीके से समझें। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि केपी शर्मा ओली का जो झुकाव है वो चाइना की ओर ज्यादा रहता है, और उनके इस जो पूरा टेन्योर रहा 2017 के बाद का, उसमें नेपाल काफी हद तक चाइना के करीब चला गया है। इसीलिए चाइना कभी नहीं चाहता कि केपी शर्मा ओली वहां पर सत्ता से हटे। इन्हीं सभी इक्वेशंस के बैकड्रॉप में केपी शर्मा ओली ने दिसंबर 2020 में जो वहां का लोअर हाउस था उसे डिसॉल्व करने की घोषणा कर दी। मैं आपको बता दूं कि लोअर हाउस के डिसॉल्व होने का मतलब है कि इलेक्शंस वापस से होंगे। वापस से इलेक्शन होंगे मतलब प्रचंडा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। यह प्लान है केपी शर्मा ओली जी का, लेकिन इस पर जो प्रचंडा है और उनका जो पूरा फ्रैक्शन है उसने काफी ज्यादा विरोध किया। केपी शर्मा ओली को पार्टी प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया और उन्हें पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया गया। जो चाइना है वो इस पॉलिटिकल क्राइसिस को रिजॉल्व करना चाहता था, क्योंकि किसी भी कंडीशन में उसे सबसे ज्यादा लॉस होने वाला है। अगर पार्टी में स्प्लिट हो, वहां पर सत्ता में परिवर्तन हो, तो सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो चाइना को होगा। चाइना ने 4 मेंबर्स का एक डेलीगेशन भेजा इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में सहमति बनाने को लेकर, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए। अब यहां पर देखिए, ये अगर आपने बैकग्राउंड समझ लिया है तो हम ये भी समझेंगे कि चाइना के स्टेक सबसे ज्यादा क्यों है नेपाल में राइट नाउ, और उसे सबसे ज्यादा नुकसान कैसे होने वाला है। केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी पोजीशन को अभी भी एसर्ट कर रहे हैं एक लेजिटिमेट चेयरपर्सन के रूप में। इलेक्शन कमीशन जो वहां का है उसने उनके फेवर में अभी जजमेंट भी दे दिया, अपना निर्णय भी दे दिया, और उनका जो सस्पेंशन था पार्टी मेंबरशिप के तौर पर उसे भी रिवोक कर दिया। अब यहां पर ये इन्होंने जो हाउस के डिसोल्यूशन की बात की है, जिसके बाद फ्रेश इलेक्शन होना है, ये लेजिटिमेट है या नहीं है ये वहां की सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। हालांकि बहुत कम संभावना है कि ओली के खिलाफ में जजमेंट आए। तो ये पूरा इक्वेशन आपने समझा। अब बात करते हैं चाइना की। ये जो पॉलिटिकल अपफेल चल रहा है नेपाल में, इसे इंडिया और चाइना दोनों मॉनिटर कर रहे हैं। इंडिया ने तो खुद को यह कह के अलग कर लिया कि ये उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन चाइना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इस समय नेपाल में। गो येझौ
जो कि वाइस मिनिस्टर हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, उन्हें इस पूरे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए नेपाल भेज दिया गया 4 मेंबर्स के डेलीगेशन के साथ। यह क्लियर इंडिकेशन था कि चाइना की सांसें अटकी हुई हैं नेपाल के इस पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर। वो नहीं चाहते वहां पर ऐसा कोई भी विवाद हो। हालांकि उनका ये जो प्रयास था वो असफल रहा। अगर ऐसा कुछ होता है तो चाइना को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? पहला मुद्दा, उनका पॉलिटिकल लिवरेज कम हो जाएगा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी दोनों बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से इस समय। जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा डिफेंस असिस्टेंस भी नेपाल को दे रहा है। सीसीपी और एनसीपी, इनके पॉलिटिकल टाइज काफी फॉर्मल हो गए जब सी जिनपिंग काठमांडू गए अक्टूबर 2019 में। चाइना नेपाल को फंडिंग भी कर रहा है, इनफैक्ट नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी को फंडिंग कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन चैनल से, मदन भंडारी फाउंडेशन के माध्यम से। एनसीपी अगर डिवाइड होता है 2 फ्रैक्शंस में, केपी शर्मा ओली और प्रचंडा के, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को एक बार फिर से अपने पॉलिटिकल लेवरेज को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। दूसरा, इकोनॉमिक कैलकुलेशंस बिगड़ रहे हैं चाइना के। चाइना नेपाल में जो भी एफडीआई जाता है उसका 60% कवर करता है। 2014 तक इंडिया का सबसे बड़ा शेयर था, लेकिन जैसे जैसे नेपाल का झुकाव चाइना की ओर गया, चाइना ने इंडिया को सरपास कर दिया। चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट 3 गुना तक बढ़ा दिया है। थामील, जो कि काठमांडू में है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसे चाइनीज बिजनेसेस हैंडल करते हैं। इनफैक्ट वहां पर जो चाइनीज नेशनल्स हैं, जो चाइना में स्कैम, ट्रैफिकिंग या फिर बैंक फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं, वो आके अब नेपाल में शेल्टर लेते हैं। तो अगर वहां पर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो चाइना के इकोनॉमिक कैलकुलेशंस भी बिगड़ जाएंगे। स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस में क्या दिक्कतें आएंगी? चाइना स्ट्रेटेजिक रूप से काफी ज्यादा जुड़ गया है अब नेपाल के साथ, स्पेशली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बीआरआई के कम से कम 10 प्रोजेक्ट नेपाल में चल रहे हैं। जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है नेपाल की, वो सागर माथा मिलिट्री एक्सरसाइज 2020 कंडक्ट करने वाली थी नेपाल के साथ। अगर हाउस का डिसोल्यूशन होता है तो बहुत कम संभावना है कि कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। एट द सेम टाइम चाइना चाहता था कि नेपाल के साथ एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो जाए। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में होता यह है कि अगर एक देश का अपराधी दूसरे देश में शेल्टर लिए हुए है तो उसे आसानी से वापस लाया जा सकता है। ये ट्रीटी 2019 में जब सी जिनपिंग गए थे नेपाल तब लगभग साइन हो गई थी, लेकिन ह्यूमन राइट एडवोकेट्स ने इसका खुलकर विरोध किया, जिसके बाद थोड़ा सा नाम बदल दिया गया। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स ट्रीटी के नाम से एक एक्स्ट्राडिशन की सिमिलर ट्रीटी ही साइन कर ली गई। देखिए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अगर ओवरऑल फुल फ्लेश साइन होती है तो चाइना को क्या फायदा होगा? जो एंटी चाइना वॉइसेस हैं या फ्री तिब्बत की जो बातें हैं जो नेपाल में होती हैं, चाइना उसे बहुत आसानी से कुचल सकता है, क्योंकि वो आसानी से ऐसे लोगों को पकड़ के चाइना ले जा सकता है। लगभग 20,000 तिब्बतियन रिफ्यूजीज रहते हैं नेपाल में। अब इससे चाइना को लेवरेज मिल जाएगा, लेकिन इससे ये जो फ्रैक्शन चल रहा है, डिवीजन चल रहा है वहां की पार्टी में, नेपाल में, इससे स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर भी चाइना को नुकसान की संभावना है। जो ट्रेडिशनल स्पेस है उसमें भी नुकसान होगा चाइना को, क्योंकि यूएस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। जिस तरीके से इंडिया इन्वॉल्व रहता है कि हम पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली असिस्ट करें या एक इक्वल टाइज स्टैब्लिश करें नेपाल के साथ, बिल्कुल वही अप्रोच यूएसए का भी रहा है। तिब्बतियन रिफ्यूजीज के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने को लेकर जो यूएसए है वो भी कंसर्न रहता है। इससे बीजिंग यानी कि चाइना बहुत चिढ़ता है। जो चाइना है उसे अपीस करने के लिए ओली ने, केपी शर्मा ओली ने एक इनिशिएटिव था मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन। ये एक इंडिपेंडेंट यूएस फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी है जो ग्लोबल पॉवर्टी को लड़ने में मदद करती है। ये कोलैबोरेट कर रही थी 2012 से ही नेपाल के साथ, ताकि वहां पर पॉवर्टी को कम किया जा सके। हालांकि चाइना आरोप लगाता है कि जो एमसीसी है वो यूएस का एक मिलिट्री इनिशिएटिव है और वो नहीं चाहता था कि नेपाल में जो एमसीसी का ये इनिशिएटिव है वो वर्क करे। तो केपी शर्मा ओली ने नेपाल से जो है उन्होंने चाइना को खुश करने के लिए खुद को इस इनिशिएटिव से बाहर कर लिया। लेकिन जैसे ही वहां पे पार्टी में फ्रैक्शन हुआ और यहां पर जो बिडेन यूएसए में प्रेसिडेंट बने, यूएस के जो एम्बेसडर हैं वो प्रचंडा के साथ मुलाकात कर चुके हैं और वो एमसीसी को वापस से रिन्यू करने का प्लान बना रहे हैं। तो डेफिनेटली चाइना कंसर्न होगा। कंक्लूजन की बात करें तो कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मेडिकल डिप्लोमेसी जो इंडिया चला रहा है या जो कई सारे फ्रंट्स पर बातचीत कर रहा है नेपाल के साथ, इससे भारत नेपाल के संबंधों में सुधार होगा। लेकिन सिचुएशन अभी भी वैसी ही है। केपी शर्मा ओली भी अभी भी बॉर्डर इशू को लेकर इंडिया के साथ
तल्ख बने रहते हैं। अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो एक बार फिर से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इवॉल्व करेंगे वहां पर, ताकि उन्हें वहां के इलेक्शंस में फायदा हो सके। ओली का जो एंटी इंडिया स्टैंड है वो नेपाल में उसे वापस से दोहराएंगे, और चाइना भी चाहेगा कि वो पावर में बने रहें। इन बिटवीन वहां के अपोजिशन की जिम्मेदारी होगी कि वो नेपाल की पब्लिक को अवेयर करें चाइना का जो डेट ट्रैप है उसके बारे में, जो उनके स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं उनके बारे में, जिसके रिजल्ट श्रीलंका और मालदीव्स में पूरी दुनिया ने देखे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहां पर कवर किया। उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।